We were about to start today. Hello. Yes, sir. कौन सा टॉपिक? So Phytohormones, right? phytohormones, sir. Okay. Phytohormones means plant hormones. Okay, इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं ये भी जान लेते हैं. So, जैसे ही कल मैं बता रहा था ग्रोथ इन प्लांट्स, है ना, तो किसी भी पौधे के अंदर ग्रोथ होता है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड सम इंटरनल फैक्टर्स. फाइन. इंटरनल फैक्टर्स हो जाएंगे जेनेटिक मटेरियल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर. ये सब फैक्टर्स नेसेसरी है. ऑक्सीजन ये देख चुके हैं किस तरीके से ये सब इफेक्ट करते हैं प्लांट के ग्रोथ पे, है ना. जेनेटिक मटेरियल हम लोग देखेंगे अगले सेशन में, है ना. यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में. ठीक है, लेट मी मेंशन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वाला टॉपिक कैसे आया, है ना. सो बता रहा हूँ, प्लांट्स कैन ग्रो because of external and internal factors. Fine. Internal factors, ठीक है. इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कंपोजिशन, है ना. किस तरीके का जेनेटिक कंपोजिशन है उस तरीके से वो बढ़ेगा. यदि जेनेटिक मटेरियल इक्लिप्टस प्लांट का है तो उसका हाइट लंबा होगा. जेनेटिक मटेरियल यदि कोरिएंडर प्लांट का है तो उसका हाइट छोटा होगा, है ना. जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कंपोजिशन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट के चलते प्लांट में ग्रोथ होना है. फाइन. और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाएंगे क्या क्या? एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हो जाएंगे लाइट, ज्यादा लाइट मिलेगा, है ना, मतलब ऑप्टिमम लाइट मिलेगा, टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा, ऑक्सीजन ऑप्टिमम रहेगा और न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन रहेंगे, है ना. तो प्लांट का ग्रोथ अच्छे तरीके से होना है, मैक्सिमम ग्रोथ इनकाउंटर कर सकता है पौधा. ध्यान देंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अलग चीज है, न्यूट्रिएंट अलग चीज है. फाइन. न्यूट्रिएंट वो चीज है जिसके चलते पौधा अपना सेलुलर मटेरियल निर्माण करता है, बनाता है. फाइन. while plant growth regulators are that material which tells the nutrient to make something, which tells the cell to make something out of nutrient. Fine. So plant growth regulator is like hormone. It's like a messenger जो बार बार पौधे को बोलेगा, बार बार सेल्स को बोलेगा कि आपको XYZ काम करने हैं, आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, घटाना है, फ्लावरिंग करनी है ना, फ्रूट का साइज छोटा रखना है, बड़ा रखना है, स्टेम इलोंगेट करना है, नहीं करना है ना. ये सब मैसेज देगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. फाइन. अकॉर्डिंगली द न्यूट्रिएंट विल वर्क एंड विल अचीव द टारगेट. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को दो भागों में बांटा गया है ना. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को दो भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन.
with respect to function. फाइन, फंक्शन के बेसिस पे। एक है ग्रोथ प्रोमोटर्स, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, फाइन, और दूसरा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, लेट्स सी द प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। नाम से पता चल रहा है कि ये ग्रोथ को प्रमोट करता होगा। ठीक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है ना। ये ग्रुप ऑफ प्लांट रेगुलेटर्स होंगे, प्लांट हार्मोन्स होंगे, जो प्लांट में ग्रोथ करवाने की काम करेंगे, जो प्लांट में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड जर्मिनेशन, सीड फॉर्मेशन, सेल इनलार्जमेंट, सेल डिवीजन, मतलब जितने पॉजिटिव काम होने हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव काम होने हैं, ये करवाएगा। फाइन, Yes, sir. it is a group of active work in the plant, है ना। लाइक जैसे कि इसमें भी एनर्जी खर्च होता है, ट्रॉपिक ग्रोथ, है ना, ट्रॉपिक, ठीक है, जियोट्रॉपिक, फ्लावरिंग, fruiting, seed setting, है ना। ये सब एक्टिविटी अचीव करवाएगा because of the plant growth regulators. सर आपकी आवाज अटक रही है Fine, बहुत। like fine, gibberellin, हो सकता है ना। ये एरिया थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए। हेलो, am I audible now? Yes, sir. Fine. So ये सब हो जाएंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। फाइन, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहने के मतलब ये ऐसे हार्मोन्स होंगे जो प्लांट में हमेशा ग्रोथ अचीव करवाएगा, मतलब प्रोग्रेस करवाएगा। फाइन, इसके ऑपोजिट एंटागोनास्टिक होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स।
ठीक है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स आर द ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स विच विल ब्रिंग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन टाइप ऑफ वर्क इन द प्लांट, है ना, मतलब ग्रोथ को हमेशा इनहिबिट करेगा, वो इनहिबिट करेगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्लांट, है ना। ऐसा नहीं है ये प्लांट के लिए हानिकारक है ना, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि पौधे को बचाना है, उसके वजूद को बचाना है। फाइन, तो ये जो एक्टिविटी अचीव करवाएगा वो सब हो जाएगा डोरमेंसी, डोरमेंसी को प्रोलॉन्ग करना, फाइन, सीड जर्मिनेशन को रोक देना, ओके, रेस्टिंग स्टेज में डाल देना किसी भी स्ट्रक्चर को, ओके, ये सब एक्टिविटी करवाएगा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। सो इसके बारे में मेंशन कर दे रहा हूं। These are group of phytohormone which inhibits growth, है ना। It brings the activities like है ना, कुछ कुछ एक्टिविटी अचीव करवाता है, जैसे कि सीड डोरमेंसी एंड एब्सिशन, एब्सिशन, व्हाट इज एब्सिशन? Detachment. ठीक, ठीक है, ठीक है, डिअटैचमेंट बोल सकते हैं, फॉलिंग और शेडिंग ऑफ लीव्स, है ना, दैट इज एब्सिशन। फाइन, डोरमेंसी कहने का मतलब रेस्टिंग स्टेज, ओके। सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स आर, है ना, एक हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एंड दूसरा हो जाएगा इथिलीन, है ना। इथिलीन ये गैसियस हार्मोन है, इट इज एट द बॉर्डर लाइन ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर एंड ग्रोथ प्रोमोटर, लेकिन ओवरऑल एक्टिविटी पे ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये ज्यादातर इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इथिलीन को भी इनहिबिटर के अंदर ही मेंशन करे हैं। फाइन, ये गैसियस हार्मोन है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है बहुत बार, है ना। मोर और लेस ये इनहिबिटर का तरह काम करता है, इसलिए इसको इनहिबिटर के ग्रुप में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये 100% इनहिबिशन का ही काम करता है, ये प्रोमोटर्स का तरह भी काम करता है। फाइन, सो लेट मी स्टार्ट विथ द फर्स्ट plant growth promoter, that is auxin. Fine, I'm starting with auxin first. Okay, कुछ कुछ जानते हो ऑक्सिन के बारे में, बताना चाहोगे? कुछ कुछ जानते हो ऑक्सिन के बारे में, कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? कुछ भी ऑक्सिन के बारे में जो जान रहे होंगे। सर ये वीकली एसिडिक फोटोट्रॉप एपिकल हाँ, एपिकल डोमिनेंस, चलो कुछ तो बताए, एपिकल डोमिनेंस। प्रमोट सेल एलोंगेशन। फाइन फाइन फाइन, ठीक है। ऑक्सिन डिराइव करा गया है ग्रीक वर्ड से, रूट ऑक्सी, फॉर्मेशन। हाँ, उसका मतलब होता है ग्रोथ, हाँ ठीक है, रूट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक है। चलो डिस्कवरी पे नहीं, टर्म्स पे नहीं जाते हैं। फाइन, पहली बार इस चीज को, ऑक्सिन हार्मोन को डिस्कवर करा था चार्ल्स डार्विन ने और फ्रांसिस डार्विन ने। लिखना चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइन,
It was first discovered by चार्ल्स डार्विन और इनके बेटे फ्रांसिस डार्विन। है ना, बाबूजी साइंटिस्ट तो बेटा भी क्या होगा, साइंटिस्ट ही ना होगा जी, है ना। पापा क्रिकेटर तो क्या बेटा भी तो क्रिकेटर ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, जरूरी नहीं। है ना। बेटा क्रिकेटर तो सॉरी बाप क्रिकेटर तो बेटा भी क्रिकेटर। ये मैंने किसके कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दिया? सचिन तेंदुलकर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सचिन तेंदुलकर। क्यों ध्यान में आया सचिन तेंदुलकर? अभी आईपीएल का ये हो रहा है ना, आईपीएल में हाँ, सिलेक्शन। तो बहुत मीम्स बन रहे हैं ना उसके ऊपर, इसीलिए तो मैंने भी देखा वो न्यूज, सडनली ध्यान में आ गया। ठीक है, चलिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और रिलेटेड है ऑक्सीजन से, एनसीईआरटी में भी मेंशन है ना, वो मैं बता रहा हूँ। ओके, दिस फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने ऑक्सीजन को डिस्कवर करा था जब ये कैनरी ग्रास पे काम कर रहे थे, ठीक ना, व्हाइल वर्किंग विथ कैनरी ग्रास कॉलियोप्टाइल, है ना। कैनरी ग्रास के साथ जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने पता चला कि भैया ऑक्सीजन नामक सब्सटेंस भी कुछ एग्जिस्ट करता है पौधे के अंदर। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो 3 एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि ऑक्सीजन अपना काम किधर कर रहा है ना। आफ्टर डार्विन several other scientists conducted the experiments to study the ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, है ना, एक साइंटिस्ट ने क्या करा, टिप को रिमूव कर दिया, है ना। फॉर एग्जांपल ये रहा कॉलियोप्टाइल, है ना, ये कॉलियोप्टाइल रहा, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रहा था, फाइन, इट इज द सोर्स ऑफ लाइट हियर, ओके, है ना। इसमें बेंडिंग दिख रहा था, इसमें बेंडिंग दिख रहा था, कहने का मतलब ये पौधा बेंड हो रहा था, इस तरीके से बेंड हो रहा था, फाइन। सो इसी के कजन्स में क्या करे गए थे, इसी के कजन पौधे में क्या कर दिया गया था, यहाँ से टिप को रिमूव कर दिया गया, है ना। जब टिप को रिमूव कर दिया गया, यहाँ से चॉप ऑफ कर दिया गया, तो यहाँ पे कोई बेंडिंग देखने को नहीं मिला, है ना, कोई बेंडिंग देखने को नहीं मिला। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में, है ना, कोलियोप्टाइल के टिप को ढक दिया गया विद द हेल्प ऑफ सम ओपेक मटेरियल, है ना। ओपेक मटेरियल से टिप को ढक दिया गया, तो इसमें भी कोई बेंडिंग देखने को नहीं मिला, फाइन, नो बेंडिंग वाज सीन इन दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो, फाइन, ओके, समझ पाए, यस सर। है ना। तीसरा एक्सपेरिमेंट और कंडक्ट करा गया, तीसरे में क्या करा गया, इसको कवर तो करा गया लेकिन कवरिंग प्रोवाइड करी गई, है ना, कवरिंग प्रोवाइड करी गई ट्रांसलूसेंट मटेरियल से,
ट्रांसलूसेंट मटेरियल इज दैट मटेरियल विच अलाउ द पैसेज ऑफ लाइट और नॉट, है ना? partially it Yes, allows. sir. ये हाँ, ट्रांसल्यूसेंट, TRANSLUCENT, है ना? ट्रांसलूसेंट मटेरियल से कवर करा गया। सो इसके अंदर बेंडिंग देखने को मिला, है ना? बेंडिंग पैटर्न इसके अंदर देखने को मिला, ठीक है। सो इससे ये कंक्लूड करा गया, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट था, है ना? इन तीनों एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड करा गया कि ऑक्सीन का फॉर्मेशन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, बन कहीं और रहा है, और इसका साइट ऑफ एक्शन कहीं और है ना? इन तीन एक्सपेरिमेंट से यही पता लगाया गया, ठीक है, कि ऑक्सीन बन कहीं और रहा है और उसका एक्शन कहीं और हो रहा है। फाइन, कहने का मतलब ऑक्सीन का फॉर्मेशन टिप पे हो रहा है, ऑक्सीन का फॉर्मेशन टिप पे हो रहा है। ऑक्सीन माइग्रेट कर जा रहा है उस डायरेक्शन में जहां पे लाइट नहीं है ना, तो इस डायरेक्शन में लाइट नहीं है, और यहाँ पे ग्रोथ होता है, ठीक है। ग्रोथ के चलते क्या होगा, इट विल बेंड ना, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। लाइट का सोर्स यहाँ पर है, फाइन। ऑक्सीजन यहाँ पे बना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बना, माइग्रेट कर गया इधर, यहाँ पे ग्रोथ दिखाया, ग्रोथ दिखाएगा, इस तरफ ज्यादा ग्रोथ होगा, है ना? ए साइड ज्यादा ग्रोथ होगा, बी साइड ग्रोथ होगा ही नहीं, तो ये बेंड करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. है ना? फाइन, यही सब कंक्लूड करा गया था, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। On the basis of above experiment, it can be concluded that है ना, ये कंक्लूड किया जा सकता है कि ऑक्सीजन is synthesized in the presence of light, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में होता है, एंड फंक्शंस अवे फ्रॉम लाइट, है ना, काम करता है लाइट के बियॉन्ड, मतलब जहां पे लाइट नहीं है वहां पे। डार्क में नहीं समझेंगे, फाइन। चलिए एक डायग्राम दिखा रहे हैं आप लोग को, एनसीईआरटी से ही समझ जाएंगे। एनसीईआरटी का ही डायग्राम में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये वाला डायग्राम देखेंगे 15.10, देख पा रहे हो? देख Yes, पा sir. रहे हो कि नहीं? ये लाइट सोर्स था, है ना? पहले वाले में देखो लाइट परसीव हुआ यहाँ पे, ओके। परसीव कहने का मतलब लाइट उस पर्टिकुलर रीजन में रिसीव हो रहा है, लाइट यहाँ पे रिसीव हो रहा है, ओके, लाइट यहाँ पे रिसीव हो रहा है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? फाइन, काम हो रहा है कहीं और। इट वाज स्ट्रेट, फाइन। बेंडिंग यहाँ से शुरू हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट से बेंडिंग शुरू हुआ, है ना? यहाँ पे बेंडिंग शुरू हुआ, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ओके। तो साइट ऑफ एक्शन कहीं और है, फॉर्मेशन कहीं और है, समझ में आया? साइट ऑफ एक्शन कहीं और है, फॉर्मेशन कहीं और है। सो यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं, यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं, यहाँ पे बेंडिंग दिख रहा है, फाइन। बेंडिंग हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे, फाइन। सिंथेसिस तो यहाँ पर हुई, है ना, माइग्रेट कर गया इधर, इस पर्टिकुलर एरिया में
सेल की ग्रोथ हुई, ग्रोथ के चलते ये बैंड कर गया। फाइन, सो यही सब चीज इसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आइसोलेशन देखते हैं अब। कहाँ से निकाला जाता है ना। तो सबसे पहली बार ऑक्सीजन को आइसोलेट करा गया था ह्यूमन यूरिन सैंपल से, ठीक है। फर्स्ट ऑक्सीजन वाज isolated from human urine sample। ठीक है, ह्यूमन यूरिन सैंपल से इसको निकाला जाता है। ठीक है, पहली बार निकाला था इसको। ओके, और साइंटिस्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ जहाँ पे कुछ कुछ साइंटिस्ट का भी नाम मेंशन कर रहा हूँ जिसने इसको निकाला था। ठीक है, एफ एम डब्ल्यू वेंट और एफ डब्ल्यू वेंट नाम है साइंटिस्ट का। फाइन, इन्होंने भी ऑक्सीजन को आइसोलेट करा था फ्रॉम द टिप ऑफ, एवेना। ठीक है, ओट सीड, ओट ओट अवेना बोल सकते हैं, ठीक ना। आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम कोलियोप्टाइल, टिप कोलियोप्टाइल, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, है ना। व्हाट इज द प्रिकर्सर, क्वेश्चन आता है, प्रिकर्सर फॉर ऑक्सीजन। प्रिकर्सर कहने का मतलब किससे ऑक्सीजन को सिंथेसाइज किया जा सकता है। सो इट कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। फाइन, ट्रिप्टोफैन, दिस इज एन अमीनो एसिड, है ना। इससे ऑक्सीजन को सिंथेसाइज किया जा सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस हो सकती है एपिकल पार्ट ऑफ स्टेम एंड रूट, ध्यान देंगे, और वहां से वो माइग्रेट करता है बेस की तरफ। फाइन, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, फिर भी जान लेंगे ऑकरेंस, इसके बारे में और ज्यादा बताऊंगा एट द ग्रोइंग एपेक्स। ठीक है, ग्रोइंग एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट, है ना, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये माइग्रेट करेगा उस रीजन में जहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे, ऑकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग। ठीक ना, दो प्रकार के होते हैं, सिंथेटिक एंड नेचुरल, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल ऑक्सीजन का एग्जांपल हो जाएगा IAA and IBA, who can abbreviate IAA, और सिंथेटिक का एग्जांपल हो जाएगा 2,4-D 2,4,5-T NAA। हाँ ज्योत्सना, you were saying something। IAA, this is indole, indole 3 acetic acid। क्वेश्चन पूछ सकता है एब्रिविएट करने के लिए। IBA is
indole 3 butyric acid. Indole 3 butyric acid. Butyric acid. Fine. What is 2,4-D? 2,4-D क्या हो जाएगा? 2,4-dichlorophenoxy acetic acid. 2,4-dichloro acetic acid. What is 2,4,5-T? ठीक है, 2,4 हाँ 5 trichlorophenoxy acetic acid. Now what is BAP? BAP नहीं, अच्छा BAP दूसरा चीज है ना, क्या हो जाएगा? This is naphthalene acetic acid. Whose mic is on? Naphthalene acetic acid. Fine. Okay. Now आते हैं हम लोग बायो एसे पे, या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देख लेते हैं इसका कैसे काम करता है. फाइन. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, वर्किंग ऑफ ऑक्सीजन. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से काम करता है देखते हैं. सो पहला फंक्शन देखेंगे एब्सिशन. सो देखते हैं एब्सिशन क्या करता है. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन, प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन. एब्सिशन का मतलब था फॉल ऑफ हो जाना. ठीक है, पौधे से टूट के गिर जाना, लेकिन यहाँ पे तो ये प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है. फाइन. ओके, सो यहाँ पे मेंशन करने की कुछ जरूरत है या हो जाएगा? समझ में आया? समझ में आया इसका मतलब? यस. ओके, हाँ फाइन फाइन. नेक्स्ट देखते हैं एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस. है ना, एपिकल डोमिनेंस कहने का मतलब यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है पौधे के अंदर, है ना, तो वो हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ता जाएगा. उसका मेन स्टेम जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम बहुत ही एक्टिव होगा, अगल बगल में ब्रांचिंग होने नहीं देगा और सीधा इलोंगेट होता जाएगा, लंबा होता जाएगा. इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, एपिकल डोमिनेंस. लेटरल बर्ड्स को इनहिबिट कर किया हुआ रहेगा, है ना. लेटरल बर्ड्स बड़े ही नहीं होंगे, ब्रांचिंग ही नहीं होगा. ठीक ना. यदि हम डिकैपिटेट कर देते हैं, एपिक्स को तोड़ देते हैं, तब जाके लेटरल बर्ड्स जो होंगे उसमें ब्रांचिंग शुरू होगी. फाइन.
तो यदि हमें पौधे के अंदर हेज का प्रोडक्शन करना है, बुशी स्ट्रक्चर अब बनाना चाहते हैं, तो हमें टिप को काट के हटाना होगा, तब जाके ब्रांचिंग शुरू होना है। ओके, जैसे कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देख सकते हैं चने के पौधे में, चने की खेती में, है ना। ये एडवाइस किया जाता है कि चना जब उग जाता है, चना का सीडलिंग तैयार हो जाता है ना, यदि वो कुछ सेंटीमीटर का हो गया, 6 से 8 सेंटीमीटर का हो गया, तो उसके एपेक्स को हम तोड़ दें। एपेक्स को तोड़ेंगे तो उसमें बहुत सारा ब्रांचिंग होने लगता है, तो बहुत सारा ब्रांचिंग होगा तो बहुत सारे फ्लावर पकड़ेंगे, बहुत सारे फ्रूट आएंगे, है ना। तो ये फायदा होता है। ओके, तो यदि हम अपने प्लांट को बुशी स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, फाइन, हेज बनाना चाहते हैं, तो हमें एपेक्स को तोड़ के हटाना होगा। कहने का मतलब ऑक्सिन को वहां से तोड़ के हटाना होगा। ऑक्सिन को हटा देंगे, है ना, तो कंपैरेटिवली साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, और साइटोकाइनिन जहां पे रहेगा वो ब्रांचिंग करवाएगा। समझ में आया? Yes, sir. चलिए, ये कहाँ गायब हो गया? Apical dominance means the apex part of the plant keep growing, inhibiting the lateral bud growth. If one wants to get the plant into bushy structure, then the apical bud must be removed, है ना, काट के हटाना होगा। तीसरा फंक्शन देखते हैं इसका, सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन करवाना एंड जाइलम का डिफरेंशिएशन करवाना। जाइलम डिफरेंशिएशन कहने का मतलब प्रोकैम्बियम, है ना, या प्रोवास्कुलर बंडल होंगे, उसमें स्पेशलाइजेशन करवाना, जिसके चलते जाइलम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूज या एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ हम ऑक्सिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन, application of auxin in agriculture. Fine. So auxin leads to the rooting, है ना। ऑक्सिन के चलते रूट का फॉर्मेशन होता है जब हम स्टेम को काट देते हैं तब। ठीक है, समझ में आया? पहला एप्लीकेशन में दे रहा हूँ, रूटिंग। ठीक है, ऑक्सिन इंड्यूसेस रूट इन द केस ऑफ स्टेम कटिंग, इन द केस ऑफ प्रोपागेशन बाय स्टेम कटिंग। गन्ना को हम उगाते हैं स्टेम से ही, है ना। आलू हो गया, इसको भी स्टेम से ही उगाते हैं, जिंजर स्टेम से ही उगाते हैं, है ना। तो इन सभी को यदि हम प्रोपगेट करना चाहते हैं तुरंत, फाइन, तुरंत प्रोपगेट करना चाहते हैं, तो हमें ऑक्सिन एम्प्लॉय करना पड़ेगा। यदि ऑक्सिन हम दे देंगे इसको, तो जल्दी प्रोपगेट करेगा, जल्दी ग्रोथ शो करेगा।
ऑक्सीजन क्या बोल सकते हैं, स्पीड्स अप द, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन quickly induces root in stem cutting, है ना। The common used auxin are ठीक है। IAA कहाँ गया लिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, IAA एंड IBA, ठीक है। और देखते हैं कुछ ऑक्सीजन इसके अलावा है क्या, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IBA, ओके। हाँ हाँ हाँ, चलिए इसके अंदर जो एग्जांपल होगा दैट इज IBA, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड और नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, याद रखेंगे, है ना। IAA सॉरी IBA और NAA, ये दोनों के चलते रूटिंग होता है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज फ्लावरिंग, है ना। फ्लावरिंग सेट करना कि यदि हम कुछ ऑक्सीजन का सॉल्यूशन को स्प्रे करते हैं पौधे के ऊपर, है ना, तो उसमें फ्लावरिंग सेट होने लगेगा, मतलब फ्लावर आने लगेगा बहुत जल्दी, है ना। तो ये सब हम करते हैं लीची के केस में। लीची जानते हैं, Yes, sir. Yes. हम्म, लीची, पाइनएप्पल, फाइन। लेकिन यदि हाई कंसंट्रेशन में यूज करेंगे तो ये फ्लावर को प्रिवेंट भी कर सकता है, ठीक है। बट हाई कंसंट्रेशन of oxime spraying on lettuce plant inhibits the flowering, फाइन। फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है यदि हाई कंसंट्रेशन में हम ऑक्सीजन को स्प्रे कर दे तो, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्थिनोकार्पी, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी, ठीक ना। इंडक्शन और पार्थिनोकार्पी इज द इंडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट, ऐसा है क्या, सीडलेस फ्रूट होता है या फिर फ्रूट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन।
ठीक ना, कैन लीड टू सीडलेस टोमेटो, क्या होता है पार्थिनोकार्पी? क्या होता है पार्थिनोकार्पी? हु कैन से? Formation of fruit without fertilization. हाँ, बिना फर्टिलाइजेशन का ही, है ना, फ्रूट बनाना। ठीक ना, टोमेटो। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल है जिसके ऊपर हम पार्थिनोकार्पी द्वारा सीडलेस फ्रूट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लाइक बनाना, ग्रेप्स, है ना, बनाना, ग्रेप्स, इन सभी का ही प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं पार्थिनोकार्पी द्वारा। सर एप्पल। एप्पल, एप्पल 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 को क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, या फिर उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट करते हैं, कहते हैं? एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। फाइन। पार्थिनोकार्पी और स्यूडोकार्पी में डिफरेंस होता है। पार्थिनोकार्पी फल ऐसा फल जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो। स्यूडोकार्पिक फल या फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जिसमें ओवरी के अलावा कोई और भी प्लांट के पार्ट पार्टिसिपेट किए हुए हैं फल बनाने में। सो इन केस ऑफ एप्पल, beside ovary, thalamus has participated in fruit formation. इसीलिए एप्पल को स्यूडोकार्पिक फल कहते हैं या फॉल्स फ्रूट कहते हैं, पार्थिनोकार्पी नहीं कहेंगे, है ना। उसमें बीज बनता है, एप्पल में बीज है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो पार्थिनोकार्पी से बने हुए फल के अंदर बीज नहीं होते हैं, लेकिन एप्पल में तो बीज है। इसका मतलब एप्पल पार्थिनोकार्पिक फल नहीं है, वो स्यूडोकार्पिक फल है। और भी कुछ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वीडीसाइड्स। कुछ कुछ ऑक्सिन ऐसे होते हैं, है ना, जो वीडीसाइड्स की तरह काम करते हैं। ओके, मतलब घास को उखाड़ने के लिए काम करते हैं। ठीक है, वीड का मतलब क्या होता है जी? अनवांटेड प्लांट्स। चौथा एप्लीकेशन, वीडीसाइड। टू 4D वीडीसाइड। ठीक है, ये रिमूव करता है ब्रॉड लीफ डाइकोट्स को। ठीक है, इट रिमूव्स ब्रॉड लीफ, BROAD, ब्रॉड लीफ डाइकोट प्लांट्स, है ना। ब्रॉड लीफ डाइकोट प्लांट्स को ये इनहिबिट करता है, ग्रोथ होने नहीं देता है। ठीक है, इसका बायो ऐसे बचा हुआ है ना, हम बायो ऐसे डिस्कस करते हैं। यहाँ से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है अब तक?
कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है अब तक के लेक्चर में तो पूछ सकता है। सर हाँ बोलेंगे। सर वीडीसाइड वर्क कैसे करता है? मतलब ये तो प्लांट को तो बढ़ाता होगा ना? नहीं, ठीक ना, इनहिबिट भी करता है, कोई पर्टिकुलर पौधे को इनहिबिट भी कर सकता है ना। सबकी मेटाबॉलिज्म एक तरह नहीं होती है, कुछ कुछ अलग होता है, इसीलिए। नाउ इज बनाओ बायोएसे। बायोएसे कहने का मतलब डिटेक्शन, जांच लेना, है ना। ठीक है, बायोएसे बताता है, बायोएसे meaning telling the functionality of any chemical. इसको हम लोग कहेंगे बायोएसे। फाइन, तो इसका बायोएसे है बहुत सारा, है ना। जैसे कि 10 डिग्री कर्वेचर चेंज, अविना कर्वेचर टेस्ट बताया था क्या मैंने? अविना कर्वेचर टेस्ट, नो सर। अविना कर्वेचर, है ना। अविना कर्वेचर टेस्ट इज द बायोएसे फॉर ऑक्सीजन। अविना प्लांट है ये, है ना। लाइट यहाँ से आ रहा है, ओके। आफ्टर सम टाइम इट विल बेंड करेगा, तो यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बनेगा। फाइन, तो इसी थीटा को हम लोग मेजर करते हैं। यदि थीटा बड़ा हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन अपना काम कर रहा है। फाइन, अविना कर्वेचर टेस्ट इट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट, दोनों है। फाइन, ओके। और एक चीज मैं बता दूं, 10 डिग्री कर्वेचर चेंज होने के लिए द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मस्ट बी 150 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है ना। 14 डिग्री, ये डाटा है। 14 डिग्री curvature change needs 150 microgram per liter of oxygen. Fine. और क्या बता दें, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहाँ पे था, ऑक्सीजन ऑकरेंस कहाँ कहाँ पे था, है ना। तो ऑक्सीजन का ऑकरेंस यहाँ पे था, यहाँ पे भी था, लेकिन ये माइग्रेट करता है बेस की तरफ। फाइन, माइग्रेट करता है बेस की तरफ, सो इट इज अ बेस सीकिंग हार्मोन, ठीक ना। प्रोडक्शन होता है रूट और शूट के टिप पर, लेकिन माइग्रेट करता है बेस पे, सो इट इज बेस सीकिंग हार्मोन। इट शोस पोलर ट्रांसपोर्ट, ये सब क्वेश्चन आते हैं जिपमर नीट में। मींस ऑपोजिट पोल्स या दूसरे पोल्स पे जा रहा है, ठीक है, माइग्रेट करके, और कुछ नहीं। सो मैं इसको भेजता हूँ आप लोग के पास, इसको पढ़ लीजिए, देन आई विल स्टार्ट जिबलिन। कहीं पे डाउट है पूछ लेंगे, नहीं है तो बताएं।
हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, हाँ नेटवर्क थोड़ा सा वीक है इधर। जाएगा तो बताएंगे हमें, लेट मी नो, हम आगे बढ़ेंगे। सर आगे बढ़िए। ठीक ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जिबर्लिक एसिड, कितना टाइम है अभी? चलिए जिबर्लिक एसिड भी खत्म करने की कोशिश करते हैं। फॉर दैट लेट मी टेक अ फ्रेश पेज। इसको मैं ये कर देता हूँ, इसको नंबरिंग कर देता हूँ 1 से। फाइन, ओके, फ्रेश पेज लेते हैं। 11.15 जिबर्लिक एसिड। जिबरलिन्स और जिबर्लिक एसिड, जिबरलिन्स। So can you say something about जिबरलिन्स? कुछ बता प्लांट पाओगे का लेंथ जिबरलिन के बढ़ाता बारे है। में? ओके, प्लांट के लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, जिबरलिन ये वीकली एसिड है। केमिकल नेचर, टर्पीन्स, टर्पीन्स कहीं पढ़े हो? जो टर्पीन्स याद आ रहा है? है ना, प्लांट के ऊपर, है ना। होता क्या था कि प्लांट बहुत लंबे हुआ करते थे, लेकिन वो स्टेराइल हो जाते थे। फाइन, उसमें सीडलिंग नहीं उसमें सीड नहीं पकड़ता था, फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होता था उस। फाइन, उस प्रकार के डिजीज को कहा गया था बकेन डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज। बाद में पता चला कि ये फुलिश सीडलिंग डिजीज हो रहा है क्योंकि पौधे को एक फंगस ने इन्फेक्ट कर रखा है। ठीक है, उस फंगस का नाम दिया गया जिबर्ला फुजिकुराई। ठीक है,
बाद में साइंटिस्ट लोगों ने कहा, याबुटा एंड शुकुमी साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने कहा कि फंगस सिक्रीट कर सकता है जिबरेलिक एसिड हार्मोन, है ना। आगे चल के लगभग 15 प्रकार के जिबरेलिक एसिड को इनकाउंटर करा गया फंगस के अंदर, और लगभग 100 से भी ज्यादा जिबरेलिक एसिड को इनकाउंटर करा गया प्लांट के अंदर। लेकिन जो सबसे पॉपुलर जिबरेलिक एसिड है, जिस पे ज्यादा काम करा गया है, जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, दैट इज Ga3। फाइन, चलिए हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं। इन जापान, farmers observed plants showing excess growth, ठीक है। एटोलिएशन, एटोलिएशन क्या होता है जानते हैं? एटोलिएशन, एटोलिएशन होता है जैसे कि नवरात्रि के दौरान आप लोग कुछ जौ वगैरह रखते हो ना कलश के नीचे, तो देखते हैं वहां से कुछ सीडलिंग्स फॉर्मेशन हो रखे हैं, है ना, सीडलिंग फॉर्म हो रखा है। और ये भी देखते हो कि सीडलिंग व्हाइट कलर का है और बहुत ही लंबा है ना। उसमें क्लोरोफिल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लंबे होते हैं, विदाउट क्लोरोफिल के होते हैं, व्हाइट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एटोलिएशन, ठीक है। जापान में ऑब्जर्व करा गया था कि कुछ प्लांट एक्सेस ग्रोथ शो कर रहे हैं, लेकिन दे आर स्टेराइल। स्टेराइल मतलब, है ना, प्रोटीन नहीं होगा। हाँ, इट वाज considered as that the plant is suffering from foolish settling disease, और बकेन डिजीज। है ना, बकेन हमारे भारत में भी शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। बकेन शब्द यूज करते हैं हम लोग उस काउस और बाफलोस के लिए जो मिल्क देना बंद कर देती है, उसको बकेन शब्द से क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उसको वर्णन करते हैं, ठीक है, पुकारते हैं। फाइन, बाद में याबुटा एंड, हाँ हाँ ठीक है, बकेन डिजीज। लेटर it was found that the Bacin disease is there due to an infection caused by Gibberella fujikuri। जिबुला फुजिकुराई ये एक प्रकार का फंजाई है ना, ये फंजाई है, याद रखेंगे। याबुटा एंड शुकुमी नामक साइंटिस्ट ने कहा था कि फंगस भी जिबुलिन का सिक्रेशन कर सकते हैं। याबुटा एंड शुकुमी, सुमिकी नॉट शुकुमी, सुमिकी told that or said that fungi secretes gibberellic acid।
फाइन। और बाद में पता चला 15 टाइप के जिबरेलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं फंगस में। फाइन, आगे बढ़ते हैं। प्लांट में आगे चल के प्लांट में भी पता चला कि प्लांट में भी जिबरेलिक एसिड का प्रोडक्शन होता है और प्लांट में लगभग 100 से भी ज्यादा, फाइन, मोर देन 100 टाइप्स of gibberellic acids are present, and the most popular one is gibberellic acid 3, है ना। 1 2 3 4 5 100 तक है, ये नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। इसका प्रिकॉर्सर कौन सा है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, मतलब किस चीज से बन सकता है। द प्रिकॉर्सर फॉर दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। Acetyl coenzyme A is the precursor for gibberellic acid। ठीक है, सिंथेसिस कहाँ होता है, बनता कहाँ पर है। फाइन, ये बनता तो रूट टिप पे है, लेकिन रूट टिप पे ये फंक्शन नहीं करता है, ठीक ना, कहीं और जाके फंक्शन करता है। ठीक है, सिंथेसिस इन एम्ब्रियो, ठीक ना, इन रूट टिप, ध्यान देंगे क्वेश्चन आता है, बट डू नॉट have any role in root, है ना। रूट में प्रोडक्शन तो करता है लेकिन रूट में इसका कोई रोल नहीं है। फंक्शन देखते हैं, एप्लीकेशन फंक्शन या फिजियोलॉजिकल एक्शन। पहला, सीड जर्मिनेशन, ठीक है, सीड जर्मिनेशन। सो ये लंबा चौड़ा कहानी है, ध्यान से सुनेंगे। सी, in order to germinate the seed there is a requirement of ATP, है ना, एनर्जी चाहिए। ओके, एनर्जी आएगा ग्लाइकोलिसिस से, सुनते चले। सीड जर्मिनेशन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी आना है ग्लाइकोलिसिस से, ग्लाइकोलिसिस के लिए चाहिए ग्लूकोज। फाइन, तो सीड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहता है, फ्री फॉर्म में नहीं रहता है। ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा डाइसैकेराइड्स के केस में या फिर पॉलीसैकेराइड्स के केस में। से इट इज प्रेजेंट इन डाइसैकेराइड फॉर्म, तो डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में तोड़ना होगा, तब जाके ग्लाइकोलिसिस होगा, तब जाके एनर्जी रिलीज होगा। तो सीड के अंदर, है ना, ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है पॉलीमर फॉर्म में। फाइन, तो इस पॉलीमर को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए अल्फा एमाइलेज की जरूरत पड़ती है। फाइन, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है जी? कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। हाँ, ग्लूकोज में तोड़ता है ना। ओके, माल्टोज को तोड़ सकता है, माल्टोज को तोड़ सकता है, ये नहीं तोड़ सकता है। माल्टोज को नहीं तोड़ेगा, खैर माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, माल्टेज एंजाइम तोड़ेगा, लेकिन एमाइलेज पॉलीसैकेराइड को तो तोड़ सकता है ना। तो होता क्या है, जिबरेलिक एसिड एक इस तरीके से काम करता है। सीड के अंदर, है ना, अल्फा एमाइलेज बनाने का प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है, इस तरीके से समझेंगे, है ना। जिबरेलिक एसिड अल्फा एमाइलेज बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देता है, तो अल्फा एमाइलेज बन जाता है। बनने के चलते पॉलीसैकेराइड टूटेंगे,
डाइसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड्स फर्दर कन्वर्ट होंगे मोनोसैकेराइड्स में, जिसके अंदर ग्लूकोज भी बनेगा, और वही ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू एटीपी बनाएगा, और वही एटीपी का इस्तेमाल होगा सीड जर्मिनेशन में, है ना। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तब जाके सीड जर्मिनेट होता है। फाइन। seed germination by the help of alpha amylase stored polysaccharide breaks into monosaccharide ATP, and this ATP helps in seed germination. फाइन। नोट करेंगे यहाँ पे अल्फा एमाइलेज टेस्ट is the bioassay test for gibberellic acid. आगे बढ़ें, shall I move? Yes, sir. ठीक है। दूसरा टेस्ट भी है, दैट इज बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट, ये भी एक प्रकार का टेस्ट है। फाइन। Gibberellic acid brings malting in barley। ठीक है, माल्टिंग कहने का मतलब होता है पॉलीसेकेराइड्स को, है ना, जिबरेलिक एसिड के प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, डाइसेकेराइड है, और माल्टोज टूट के किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, है ना, और ग्लूकोज क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा। फाइन। या फिर एनर्जी तो बनाएगा ही बनाएगा, या फिर इट कैन पार्टिसिपेट इन अल्कोहल प्रोडक्शन। फाइन। अल्कोहल प्रोडक्शन में हम लोग माल्टोज का इस्तेमाल करते हैं, माल्ट शुगर का इस्तेमाल करते हैं ना। माल्ट शुगर कहने का मतलब होता है कोई भी पौधा हो, यदि उसके अंदर माल्टोज का फॉर्मेशन हो जाए, माल्टोज बन जाए, तो वो एक अच्छा सोर्स होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। फाइन। ये एपिसोड समझ में आया जो मैं लिखा हूँ, जिबरेलिक एसिड ब्रिंग्स माल्टिंग इन बार्ली व्हीट, समझ में आया, इन अल्कोहल फर्मेंटेशन। समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। मैं रिपीट करूँ, बिना जिबरेलिक एसिड का नहीं होता है ये? क्या बिना जिबरेलिक एसिड का? Yes. हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा।
मैंने बताया ना जिबरेलिक एसिड क्या करता है, उस डीएनए को जाके एक्टिवेट करेगा जो अल्फा अमाइलेज बनाएगा। GA3 करना क्या है, अल्फा एमाइलेज को बनवाता है ना। और अल्फा एमाइलेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडिंग एंजाइम है, मतलब पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर सकता है तुरंत, है ना। तो पौधे के अंदर जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दे रहा है, और सिंपल शुगर बहुत जल्दी पार्टिसिपेट कर सकता है फर्मेंटेशन में या फिर रेस्पिरेशन में। अल्कोहल बनाने के लिए वी मस्ट हैव शुगर, है ना। पायरुविक एसिड हमें चाहिए, पायरुविक एसिड के लिए हमें चाहिए ग्लूकोज। तो तुरंत ग्लूकोज हमें कहाँ से मिल सकता है, डाइसेकेराइड से। कौन सा डाइसेकेराइड, माल्टोज, बिकॉज माल्टोज इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, है ना। तो इसलिए माल्टिंग करवाया जाता है, जिबरेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल फर्मेंटेशन के दौरान, है ना। अल्कोहल बनाने से पहले और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसमें हम लोग माल्टिंग करवाते हैं। नेक्स्ट, shall I move next? Yes, sir. Next is bolting. ठीक है, bolting is stem elongation. Stem elongation is called bolting. है ना, इसको हम लोग कहते हैं रोसेट प्लांट, है ना। इस तरीके के प्लांट को हम लोग कहते हैं रोसेट प्लांट, इस तरीके का। फाइन, जैसे कि आप मूली गाजर देखते होंगे, है ना। एक्लुसेंट स्टेम को हम लोग कहते हैं रोसेट प्लांट, एक्लुसेंट स्टेम। बताया था ना, एक्लुसेंट स्टेम वो स्टेम होते हैं जहाँ पे इंटरनोड का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है। सो इस प्रकार के स्टेम पे यदि हम जिबरेलिक एसिड का छिड़काव कर देते हैं, है ना, तो क्या होगा, इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ेगा। इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ने के चलते इट विल कन्वर्ट इनटू सच टाइप ऑफ प्लांट, है ना। सो नेचुरल बोल्टिंग होता है पौधे के अंदर, कौन से पौधे के अंदर, जैसे कि धनिया के अंदर होता है नेचुरली बोल्टिंग, है ना। इनिशियली देखेंगे तो धनिया का जो लीफ होते हैं वो एक ही पॉइंट से उगते हैं, एंटर करने लगते हैं, है ना। इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ने लगता है और इस तरीके का पौधा आ जाता है, देखो कि नहीं। सर ओनियन में भी होता है। हेलो, यहाँ पे हो क्या रहा है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिव हो जा रहे हैं, जिसके चलते स्टेम इलोंगेशन हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बढ़ रहा है। फाइन, जिसके चलते इंटरनोडल इलोंगेशन होने लगता है, लीड्स टू इलोंगेशन ऑफ स्टेम। फाइन, नेक्स्ट बता रहा हूं, इट इंक्रीजेस द फ्रूट साइज। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ग्रेप्स का, ठीक है, ग्रेप्स, है ना। तो कैसे जिबरेलिक एसिड ग्रेप के फलों को बढ़ा देता
है ना। होता क्या है, सी ग्रेप की ये जो गुच्छे हैं, इस तरीके से गुच्छे होते हैं ना, है ना, तो गुच्छों में फल लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, है ना, इतने ढेर सारे फल लगे हुए हैं, इतना डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, इनको बढ़ने का जगह ही नहीं मिलता है। यदि इसके ऊपर हम Ga3 जिबर्लिक एसिड का छिड़काव कर दे, है ना, तो होता क्या है, ये बंच जो है वो बड़े बड़े होने लगते हैं, ठीक ना, ये ब्रांचेस बड़े बड़े होने लगते हैं, जिसके चलते ऑप्टिमम स्पेस मिलता है एक अंगूर को ग्रो करने के लिए, है ना। स्पेस मिल गया तो ये अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। फाइन, इन दिस मैनर the size of the grapefruit increases. Fine. और कुछ, और भी कुछ एप्लीकेशन बता रहे हैं। Induces, increases stem in sugarcane, है ना, शुगर केन के स्टीम को बढ़ा देता है। इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। क्या होता है लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट, ये बताएंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, प्रमोट्स मेल फ्लावर फॉर्मेशन, डिले सेनेसेंस, इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, ब्रिंग्स अर्ली सेक्सुअल स्टेज इन प्लांट्स, है ना, जिसके चलते तुरंत फल बनने लगता है। सो these all are the applications or functions of जिबर्लिक एसिड। फाइन, इतना याद रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग साइटोकाइनिन करेंगे, फाइन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन करेंगे। आज के लेक्चर से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन टाइम, यू कैन। बाइनियल प्लांट्स क्या होता है? बाइनियल प्लांट्स ना, यस सर। हाँ, बाइनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं 2 साल में। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का मतलब होता है बीज से उत्पन्न होना और फिर बीज का प्रोडक्शन करना, इसको कहते हैं हम लोग बाइनियल प्लांट्स। कैबेज इसका एग्जांपल कैसे हुआ? क्या सर्कल कैसे हुआ? कैबेज इसका एग्जांपल कैसे हुआ? हाँ, कैबेज इसका एग्जांपल कैसे हुआ, तो है कैबेज 1 साल में सीड का प्रोडक्शन नहीं करता है। फाइन, जो कैबेज आप खाते हो, फाइन, जो खाते हैं वो तो अभी पत्ता ही प्रोड्यूस कर रहा है, अभी फल प्रोड्यूस किया कहाँ पर? उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, है ना, ऐसे ही छोड़ दोगे तो अगले सीजन में जाके
वो फ्लावरिंग करेगा। जैसे कि आप प्याज में देखते हो, जो प्याज खाते हैं ना कमर्शियली हम लोग, है ना, वो अभी मिडिल स्टेज में है। यदि उस प्याज को आप जमीन पे लगा दोगे, है ना, बो दोगे उसको, तो अगले सेशन में क्या होगा, फ्लावर सेट होगा उसके अंदर, है ना। तो सेम कंडीशन इज देयर विथ कैबेज एंड कालीफ्लावर, दोनों में होता है। हाँ बोलो। कैबेज का फ्रूट होता है? नहीं, कैबेज को फ्रूट नहीं बोलेंगे। क्या बोल रहे हो, कैबेज का भी फ्रूट होता है। होता है क्या? हाँ एकदम होता है। फ्रूट होगा तभी तो सीड आएगा, फ्रूट होगा तभी सीड आएगा, है ना। दिखा रहे हैं जैसे कि कैबेज फ्रूट या कैबेज सीड दिखाते हैं। ये देख रहे हो, देख पा रहे हैं, इस तरीके से कैबेज का सीड होता है। ये है। सर हाँ, तो सीड है तो ऑब्वियसली, है ना, तो कहीं ना कहीं फल के अंदर ही तो बनेगा ना सीड। तो कॉमन नहीं है इसीलिए आपको पता नहीं है, फाइन। कॉमन नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। सो इट इज ए फ्लावरिंग प्लांट, कैबेज इज ए फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट है तो ऑब्वियसली सीड तो होगा ही होगा इसमें। ऑनियन सीड भी होता है, ऑनियन सीड, ठीक है, दिस इज ऑनियन सीड। ये अमेजोन पे चले गए हम लोग, ठीक है। ये रहा प्याज का बीज, इस तरीके से होता है, ऑनियन का बीज है ये, है ना। उसी की तरह गार्लिक का भी बीज होता है, गार्लिक, ठीक है। ये देखो लहसुन का बीज इस तरीके से होता है, ये है लहसुन का बीज, ये ऐसे होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, समझे, है ना। जो हम अपने खेत में लहसुन लगाते हैं वो इस तरीके का होता है ना, ये लहसुन लगाते हैं, फाइन। ये भी अभी बीज वाला स्ट्रक्चर में, जब इसको लगाओगे आप तो उसके अंदर फ्लावरिंग होगी, और फ्लावरिंग के बाद इस तरीके का बीज आएगा उसके अंदर, ठीक है, इस तरीके का बीज आता है। ये रहा सीड, ठीक है, ये सीड है। आपको मैं फ्लावर दिखाता हूँ, FLOWER, फ्लावर ऑफ गार्लिक। अभी गांव जाओगे ना कुछ दिन में तो देखोगे, ठीक है, लहसुन में बीज पकड़ रहे हैं, फ्लावर पकड़ रहे हैं, इस तरीके से बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये देखो लहसुन के फूल, दिखा,
यस सर। है ना, इस तरीके से होता है। सही में लहसुन ही है ना, ये है, ठीक है। देखो इसमें लहसुन बन रहा है छोटे छोटे। सर ये पर्पल से व्हाइट कैसे हो जाता है? ठीक है, तो कुछ, हाँ क्या बोल रही हो? सर ये पर्पल से ये व्हाइट दोस्त, कैसे हो जाता है? कहाँ पर्पल से व्हाइट? अरे वो बाहर का लेयर है, ये बीज है, ये आप देखे भी नहीं हो, ये अपने घर में देखे भी नहीं हो, ये आउटर लेयर है, उसका कवर है। फाइन। और जो कंज्यूम करते हैं वो गार्लिक अभी इंटरमीडिएट स्टेज में है। जो गार्लिक हम कंज्यूम करते हैं वो ये है, ये है वो। ये देखो, इसको कंज्यूम किया जाता है। यदि इसको लगाओगे, है ना, इसको यदि जमीन में लगाओगे, फाइन, तो इस तरीके का ऑनियन गार्लिक प्राप्त होगा। फाइन, ओके। और इसी के अंदर फ्लावरिंग भी सेट होगा। और इसको लगाओगे, फाइन, इसको लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस प्रकार का ऑनियन मिलेगा। बीज को लगाओगे यदि, तो आपको सिर्फ इस प्रकार का ऑनियन, ये गार्लिक मिलेगा। इस प्रकार का मिलेगा गार्लिक, इस प्रकार का गार्लिक मिलेगा। फाइन, यू विल गेट ऑफ सच काइंड। फाइन, इसके अंदर एक एक पीस होंगे। चलिए आएंगे बोकारो तो आप लोग को फिर से बताएंगे। और कुछ क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। ओके ओके बाय। Thank you, sir. ओके बाय, विल मीट टुमारो।